उनके आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचा है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर है, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अब निंदा प्रस्ताव। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, तो अब सरकार कह रही है इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी। यही हो रहा है। अदानी का मामला आता है तो सोरोस का मामला ले आया जाता है, और जब सभापति की निष्पक्षता को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है तो निंदा प्रस्ताव की बात होने लगती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को धीरज के साथ अंत तक देखेंगे। संसदीय व्यवस्था का सवाल है, एक लाइन में या पंच लाइन में बात नहीं हो सकती है। मॉनसून सत्र के दौरान छपी यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हालांकि महुआ चटर्जी की यह रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से लिखी गई है, लेकिन इसमें कहा गया है कि विपक्ष की तरफ से सदन के नेता जेपी नड्डा को इस बात की अनधिकारिक रूप से जानकारी दे दी गई थी। उस समय भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा था, और इस रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी दल पक्षपाती कार्रवाई की घटनाओं का संकलन कर रहे थे। इससे जाहिर होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में विपक्ष ने जल्दबाजी नहीं की और ना ही सोरोस से ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब जेपी नड्डा कह रहे हैं सभापति की आलोचना नहीं की जा सकती। उनकी आलोचना का मतलब उनकी और सदन की अवमानना करना है। Chairman's ruling cannot be questioned or criticized. To do so, सभापति जी, to do so is contempt of the House and the chairman. ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर है, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है, और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। सर, मैं बड़े गंभीरता से उनकी बात सुनी, लीडर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन साहब बात करते हैं तो उनके सब ऑर्डर के खिलाफ, उनके जो निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी में आए क्या? आपने मेरे को स्वीकार किया? The House stands adjourned to meet at 2 p.m.
क्या वाकई नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसी एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नहीं गए हैं? इस आरोप और उनके जवाब से बहुत स्पष्ट उत्तर हमें नहीं मिला, लेकिन 9 दिसंबर का एक ट्वीट है जो दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट में तो यही लिखा है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के व्यवधान को दूर करने के लिए नेता सदन और नेता विपक्ष की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति जगदीप धनखड़ के साथ देखे जा सकते हैं। यह उदाहरण इसलिए दिया कि कहीं यह धारणा न फैल जाए कि सभापति बैठक में बुलाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाते हैं। सदन के अध्यक्ष की आलोचना सदन के भीतर और बाहर की जाती रही है। हमने 11 दिसंबर के वीडियो में आपको दिखाया तो था कि कैसे मॉनसून सत्र में लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की सदस्यों ने खूब आलोचना की, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनकी अवमानना कर रहे हैं, बल्कि मॉनसून सत्र के रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी स्पीकर की आलोचना की गई, उन्हें उलाहना दी गई। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the house to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. राज्यसभा बेशक अलग संस्था है, लेकिन फिर भी क्या वाकई सभापति की आलोचना करना सदन की अवमानना है? इसके पहले सदन के भीतर ही विपक्ष के सदस्यों ने कई बार उनके निर्णयों की आलोचना की है। क्या वो सब अब अवमानना मानी जाएगी? इस समय बीजेपी भूल गई है। जब हामिद अंसारी राज्यसभा के सभापति पद से रिटायर हो रहे थे, तब उनकी विदाई में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? क्या वह आसन पर बैठे सभापति का अपमान नहीं था? प्रधानमंत्री तो उनकी सोच पर भी हमला करने लगे थे। आप सुन लीजिए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। क्या किसी भी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सभापति के बारे में ऐसा कहा होगा? यह भी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को दोबारा चलाकर देखिए और एक बार के लिए सोचिए कि किसी के विदाई भाषण में इस तरह से कहना भी चाहिए था। क्या ऐसा कहना उनका सम्मान था? 2021 में हामिद अंसारी की एक किताब आई, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। इसमें हामिद अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया है। लिखते हैं कि दुनिया में भारत का प्रतिनिधि कहीं भी हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, अपने निजी मत या मेहमान देशों की पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होता। वह भारतीय मूल्यों के अनुसार राष्ट्रहित में काम करता है। हामिद अंसारी के रिटायरमेंट के कई साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बयान दिया कि अंसारी का झुकाव विपक्ष की तरफ था। क्या ऐसा करना सभापति के पद की गरिमा का सम्मान है? क्या सम्मान और अपमान वही होगा जो बीजेपी तय कर देगी? 2014 में जब हम आए राज्यसभा में, हमारी ताकत बहुत कम थी और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था, लेकिन सीना तान करके
देश की सेवा करने के संकल्प से हम टिके नहीं। इस बयान के 4 दिन बाद यानी 6 जुलाई 2024 को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मीडिया ने शातिराना ढंग से इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जयराम रमेश ने तब कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान बिल्कुल घटिया था और अस्वीकार्य था, उसे तुरंत सदन से हटाया जाना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि राज्यसभा के पूर्व सभापति हामिद अंसारी पर विपक्ष की ओर झुकाव रखने का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। यह पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने हामिद अंसारी पर निशाना साधा है। 7 साल पहले हामिद अंसारी के रिटायरमेंट के अवसर पर विदाई भाषण में उन्होंने उनकी शीर्ष राजनयिक पोस्टिंग का जिक्र किया जो इस्लामिक देशों में थी। दरअसल ये देश भारत के हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे और हामिद अंसारी ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त एवं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के बाद IFS से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन इन बातों को शातिराना ढंग से नजरअंदाज कर दिया गया। पुरानी खबरों को पलट कर देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाले में कितना कुछ बह चुका है। याद कीजिए कि कैसे तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की टोपी से लेकर उनके मजहब का मजाक उड़ाया गया और अनर्गल बातें की गईं कि वे 26 जनवरी के झंडे को सलाम नहीं कर रहे हैं, जबकि वे प्रोटोकॉल निभा रहे थे। पाकिस्तान का समर्थन और भारत से गद्दारी करने तक के आरोप लगा दिए गए। ये सब करने वाले कौन लोग थे? बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा से बेहतर कौन बता सकता है? लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। हामिद अंसारी ने विपक्ष को खूब मौके दिए बोलने के, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष को मौका नहीं मिला। उनके समय में बीजेपी ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए कि माइक बंद कर दी जाती थी, कैमरा बंद हो जाता था, टोका टोकी होती थी, केवल सभापति को ही दिखाया जाता है। कोई भी दोनों के समय को यानी सभापति जगदीप धनखड़ और सभापति हामिद अंसारी के समय के रिकॉर्ड को देख सकता है कि किस तरह से निर्णय लिए जाते थे और सदन चलाया जा रहा था। लेकिन विपक्ष के उन आरोपों का क्या कि सभापति विपक्ष को अपमानित करते हैं? यह भी सही है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के बाहर सभापति का मजाक उड़ाया था और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, लेकिन इस तरह का मजाक तो सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। आंखों और इशारों से आकृतियां बना बनाकर सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, राइटर्स है, जर्नलिस्ट है, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। हम संसदीय नियमों के जानकार नहीं हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि JP नड्डा इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस नियम में लिखा है कि सभापति के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। ऐसा करने पर सदन और सभापति की अवमानना मानी जाएगी। हमें सांसदों के बारे में एक नियम 238 का उल्लेख मिला। इसमें बताया गया है कि बोलते समय सांसदों को किन बातों का ध्यान रखना है। लिखा है कि बोलते समय कोई भी सांसद ऐसे किसी मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा जिस पर कोर्ट का फैसला लंबित है।
किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ निजी आरोप नहीं लगाएगा, सदन की कार्रवाई या किसी राज्य की विधानसभा के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा। नियमों का विश्लेषण एक अलग मामला है, उनके फैसलों की अलग परंपराएं होती हैं, इसलिए इस सवाल को हम यहां छोड़ रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी का सोरोस से क्या संबंध है, यह देश जानना चाहता है। क्या नियमों के अनुसार यह सोनिया गांधी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं है? डीएमके सांसद ने कहा है यह नियमों के खिलाफ है, पर्सनल अटैक है। Today, Sonia Gandhi ji was attacked, the extreme from the ruling party side. She is also a member of the House, a senior leader, and never an allegation should be made against a member is the rule. So they are complete, total remarks, and everything goes on record. देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से? What is the relationship between Sonia Gandhi ji and Soros? The country wants to know. देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, और जो देश को भटकाने का प्रयास है देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है, और मैं इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी करता हूं। अब बताइए, नेता सदन जेपी नड्डा कहते हैं देश जानना चाहता है। ये विपक्ष के सदस्य नहीं है, सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं देश जानना चाहता है। 2 साल से सोरोस का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से ज्यादा समय से इस पद पर हैं। कायदे से उन्हें बता देना चाहिए, देश को बताने के लिए उनके पास क्या जानकारी है, उन्होंने अब तक इस मामले में क्या किया। बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए तो लघु से लेकर पूर्ण विराम की जगह अब सोरोस का इस्तेमाल करने लगे हैं। सोरोस अरबों डॉलर की मदद किसे देता है, कैसे देता है, यह आपको क्यों नहीं पता है? कुछ तो बताना चाहिए। इसकी जांच आपकी एजेंसियां क्यों नहीं कर रही हैं? ईडी ही पता लगाएगी। लेकिन क्या आपको पता है ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड? कई अदालतों ने इसकी गिरफ्तारी को अवैध पाया है। बिना कानूनी आधार के गिरफ्तार करने पर ईडी को फटकार लगाई है। अब तो संसद में सरकार ने खुद ही कहा है कि 2019 के बाद ईडी ने 911 केस फाइल की है। 654 केस में ट्रायल पूरी हुई और केवल 42 केस में सजा हुई है। सजा की दर 6.5%। इतना खराब रिकॉर्ड है इस संस्था का, जिसके नाम पर राजनीतिक खेमे में दहशत मची है और विपक्ष के नेता बीजेपी में भागे जा रहे हैं। इतनी खराब स्ट्राइक रेट तो 10वें नंबर के बल्लेबाज की भी नहीं होती है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध में ईडी के जांच का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा तो देश यह भी जानना चाहता है। लेकिन नड्डा जी कह रहे हैं सोनिया गांधी का सोरोस से क्या संबंध है, देश जानना चाहता है। जिस देश के पास ईडी जैसी एजेंसी हो, उस देश को कैसे पता चलेगा सोनिया गांधी का सोरोस से क्या संबंध है? लगता है जेपी नड्डा और संबित पात्रा को इन एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए ये भी सदन में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोरोस कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति, हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं। विपक्ष ने कभी हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं की, ना उनके व्यवहार को लेकर सदन से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ही विपक्ष क्यों मजबूर हुआ? जगदीप धनखड़ से पहले वेंकैया नायडू भी तो सभापति थे, उन्होंने भी नियम 267 के तहत विपक्ष की मांग पर बहस कराई थी। वेंकैया नायडू से पहले कभी भैरव सिंह शेखावत भी सभापति थे, तब भी विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया, बल्कि भैरव सिंह शेखावत ने अपने कार्यकाल में एक ही साल में यानी साल 2004 में 3 बार नियम 267 के तहत चर्चा कराई। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है
तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब के तरफ से ज़्यादा होता है, पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है, पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। देश को यह जानना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति ऐसा क्या कर रहे हैं कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर है। देश तो यही जानना चाहता है कि सदन चले यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। पहली बार देश को जानने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि विपक्ष जिम्मेदार है, सदन को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष पर है, ज्यादा जिम्मेदारी सरकार पर होती है। अखबारों की हेडलाइन में यही बातें परोसी जा रही हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है, ताकि सदन के नहीं चलने से जनता विपक्ष पर ही झुंझला जाए और अंत में कह दे कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है, विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। यह सवाल है, यह देश को क्यों नहीं जानना चाहिए। क्या यह कोई इतना हल्का आरोप है? गोदी मीडिया हेडलाइन बनाता है विपक्ष में फूट हो गई, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, होंगे ही और होने भी चाहिए। लेकिन क्या गोदी मीडिया अपनी हेडलाइन में यह भी बताता है आखिर क्यों उसी विपक्ष के बीच राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सहमति है, एकजुटता है? क्या यह किसी को नहीं दिख रहा कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने मिलकर दिया, जिस पर 60 सांसदों के दस्तखत हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश के अलावा तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक, डीएमके के तिरुचि शिवा, राजद के मनोज झा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, उद्धव शिवसेना से संजय रावत, सीपीआईएम से विकास रंजन भट्टाचार्य, सपा से जावेद अली खान और एनसीपी की फौजिया खान शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की चुनाव आयोग से मीटिंग थी, इसलिए उसके सांसद नहीं थे, मगर अविश्वास प्रस्ताव पर उनके भी हस्ताक्षर हैं। कि जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है हाउस में, उसमें हम लोग वी फील डिप्राइव्ड। जो ट्रेजरी बेंचेस है, जब वो जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं उनको पूरा मौका दिया जाता है, पूरा बोलते हैं अपनी बात। हम लोग को जैसे ऑपोजिशन वालों को जैसे चांस मिलता है कि भाई 0 आवर में या इसमें जो सवेरे वाली कार्रवाई होती है उसमें अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी काफ़ी जब जैसे मौका देते हैं वैसे साथ साथ वो हाउस स्थगित कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जैसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान के चारों सदन का मैं मेंबर रहा हूं, बिहार असेंबली, झारखंड असेंबली, लोकसभा और ऊपर वाले का आशीर्वाद से आज राज्यसभा में हूँ, लेकिन अपने संसदीय कार्य जीवन में मैंने ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा। 40 साल से ऊपर राजनीतिक जीवन हमारा है केवल हाउस के अंदर। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब हमने अपने वीडियो में यही कहा था, इस चुनाव में भारत ने विपक्ष को चुना है, भारत को विपक्ष मिल गया है। आम जनता ने भी थोड़ी राहत की सांस ली कि भारत की विधायिका में कुछ संतुलन आया है, सब कुछ अब एक तरफा नहीं रहा। इसका असर मॉनसून सत्र में दिखा भी, लग रहा था विपक्ष भी है, लेकिन इस सत्र में देश की राजनीति फिर से उसी पटरी पर लौट आई है, विपक्ष के रास्ते फिर से बंद होने लगे हैं। क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि हमारे कैमरों पर ज़्यादातर चेहरा आपको चेयरमैन का ही दिखता होगा, डेप्यूटी स्पीकर का ही दिखता होगा, मेंबर्स का नहीं दिखता है, ऑपोजिशन का नहीं दिखता है। इसी से आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट का जो प्रसारण होता है ये इसलिए होता है कि देश देखे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये देश नहीं देख पाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में से वो ही दिखाया जाता है जो चेयरमैन चाहते हैं या सत्ताधारी चाहते हैं। यह ऐसा आरोप नहीं है कि इसकी जांच नहीं हो सकती है।
किसी भी एक सत्र के हर दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग निकालकर एक एक सेकंड का अध्ययन किया जा सकता है कि किसे कितनी देर दिखाया गया। विपक्ष के नेता बोलते हैं कैमरा कहां होता है, जब सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं तब कैमरा कहां होता है, सब पता चल सकता है। आपको यही समझना है, जब विपक्ष के साथ ऐसा हो सकता है तो बोलने की जरूरत आप जनता को भी पड़ती है। अगर आप इस तरह से विपक्ष को खत्म होने देंगे तो उसका असर अंत में आप पर होगा और खत्म आपको भी होना होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक जानकारी साझा की है। इन जानकारियों का संकलन केरला के माध्यमम अखबार ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है और भी कई जगहों पर जगदीप धनखड़ के कार्यकाल को लेकर खबरें छपी हैं, हम उसी से आपको बता रहे हैं। Yesterday only we raised this issue and it is a very important issue. 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि हम जानना चाहते हैं विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के पीछे कौन था, मगर सभापति धनखड़ ने इस मुद्दे पर बहस करने की अनुमति नहीं दी। कहा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। इस पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन खड़े होकर विरोध करने लगे तो सभापति ने कह दिया आप चेयर पर ही चिल्ला रहे हैं, सदन में आपका बर्ताव सबसे खराब है, अगली बार आपको सदन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जगदीप धनखड़ भी शून्यकाल के बीच से उठकर चले गए। सवाल है कि बहस करने में क्या परेशानी थी। संसद में बहस होती तो विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के कारणों के बारे में लोगों को बहुत से तथ्यों का पता चलता। अगर विपक्ष की ओर से कोई तथ्यहीन बात कही जा रही है तो उसका जवाब भी दिया जाता। इसी घटना के अगले दिन 9 अगस्त की सुबह प्रश्नकाल में कोई बहस नहीं हो पाई। एक सांसद ने कह दिया सभापति का टोन यानी उनका लहजा ठीक नहीं है। इसके बाद प्रश्नकाल में सभापति ने केवल इस टिप्पणी का जवाब दिया, कहा विपक्ष का बर्ताव ठीक नहीं है, देश सबसे पहले होता है। उस दिन राज्यसभा 4 बार स्थगित हुई थी। विपक्ष की ओर से बार बार एक शिकायत हुई है, उसकी बात को रिकॉर्ड पर रखा नहीं जाता है। इस बात को समझिए, रिकॉर्ड पर जाना जरूरी क्यों है। जब किसी सांसद की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाती है तब वो बात भारत की संसद के इतिहास से गायब हो जाती है। आज तक इतिहासकार संसद के पुराने दस्तावेजों और संविधान सभा की बहसों के संकलन पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। संसद में जो भी बहस होती है वो आधुनिक भारत की बनावट की बहस है, इस देश की राजनीति और उसकी सामाजिक पहचान का एक दस्तावेज है। जब आप लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के बयानों को रिकॉर्ड से हटा देते हैं तब आप उनके दावों, उनके आरोपों और उनके मत को इतिहास से भी निकाल रहे होते हैं। Who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी के इस भाषण को याद कीजिए। फरवरी 2023 में राहुल गांधी ने अदानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों पर लंबा भाषण दिया। अदानी समूह को अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाली डील, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और प्रधानमंत्री के विदेशी ट्रिप से अदानी समूह को होने वाले कथित लाभ से जुड़े आरोपों को हटा दिया गया। 53 मिनट के भाषण में से 18 टिप्पणियां हटा दी गईं। इसका मतलब राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों का संसद की बहस में अब कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह 1 जुलाई 2024 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा 10 सालों में बीजेपी आरएसएस ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, मगर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कह दिया आरएसएस में शामिल होना कोई अपराध नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। खुद मंत्री जी, दिस पार्ट खुद मंत्री जी, खड़गे जी, दिस पार्ट विल नॉट गो विचारधारा से आते हैं। खड़गे जी, दिस पार्ट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। मैं कहूंगा पीएम को इसकी जिम्मेदारी माननीय खड़गे जी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? मैं एक टर्म राज्यसभा में रहा था 2014 से 2020 तक और अभी मुझे 2.5 साल करीब हुए हैं दोबारा दूसरी टर्म में। एक सेंटेंस नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये मैंने जो 6 साल में नहीं सुना था उससे कई गुना ज्यादा बार मैं अभी 2.5 साल में सुन चुका हूं। अपोजिशन पार्टीज के कोई भी नेता कोई भी बात कहना चाहते हैं वहां से ये आदेश जारी हो जाता है नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। तो यह सब शिकायतें हैं, आरोप हैं, इन पर गंभीरता से विचार होने भी चाहिए। जेपी नड्डा कहते हैं यह सभापति का अपमान है, लेकिन यह प्रश्न तो सदन की व्यवस्था से जुड़ा है। गोदी मीडिया से विपक्ष करीब करीब गायब कर दिया गया है।
वहां पर विपक्ष दावा नहीं कर सकता, लेकिन सदन तो उसका घर है, हर सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त है। वहां तो कोई भी सदस्य अपनी बात कहने का अधिकार जता सकता है, सुने जाने की उम्मीद कर सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राज्यसभा के सभापति की जाति और उनके समुदाय का जिक्र कर दिया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं। परंपरा तो यही रही है कि सभापति खुद को किसी पार्टी से ना जोड़ें, लेकिन संबित पात्रा उन्हें जाट समुदाय का बता रहे हैं और खुद सभापति सदन के बाहर आरएसएस का एकलव्य बताने लग जाते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? जाति के बात करने वाले एक साधारण किसान परिवार से आया हुआ किसान का बेटा जगदीप धनखड़ जी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये किसका असम्मान है? ये किसान पुत्र का असम्मान है। अ मैन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही। व्यक्ति का मसला ही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा का भी मसला नहीं है, ये व्यवस्था के पुनर्स्थापन का मसला है। और ये हम सब के लिए, आप चाहे कोई भी बीट कवर करते हो, संसद की गतिविधियों पर आपकी नजर होती है। संसद में हमारे प्रतिरोध को भी आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर हम की आवाज तो होगा कि ये स्लोगन लगा रहे हैं या चिल्लाना व्यक्ति ये स्लोगन लगा रहा है। तो ये जो ब्लैकनिंग आउट है जो अब तक संसद की टेलीविजन किया करती थी, अगर सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका ना दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है, रिस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी को पहले यह तय करना चाहिए कि किसका अपमान विपक्ष कर रहा है, जाट समुदाय का या राज्यसभा के सभापति का। कांग्रेस कहने लगी है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बर्ताव हो रहा है वह भी दलित का अपमान है। विपक्ष ने यही कहा है कि उनकी लड़ाई सैद्धांतिक है, निजी नहीं। सदन में उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत नहीं सुने जाने पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन जाट समुदाय का इससे अपमान कैसे हो जाता है? कभी आप आदमी की हालत देखिए, आम आदमी की। रोज की रोटी के लिए वो कितने अपमान झेल रहा है इस देश में, कितनी कम कमाई पर घंटों काम कर रहा है, तब कोई उसके सम्मान की बात नहीं करता। लेकिन धर्म और समुदाय के नाम पर अपमानों की राजनीति का तूफान खड़ा कर दिया जाता है, इसीलिए कि बुनियादी सवालों के जवाब देने नहीं हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।